शुरू करें। प्रिय छात्र छात्राओं, राष्ट्रभाषा हिंदी के इस वर्ग में आप लोगों के लिए हार्दिक मंगल कामना। साथ ही आप लोगों के बेहतरीन शिक्षा प्रबंध के लिए हमेशा यत्न और जुगाड़ में लगे रहने वाले ए कुमार सर को भी हृदय से सद्भावना। आज हम लोग बिहार बोर्ड के राष्ट्रभाषा हिंदी विषय के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम पाठ बातचीत शीर्षक निबंध पर बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं बातचीत पाठ के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट बहुत बड़े निबंधकार के रूप में माने जाते हैं, वह भी भारतेंदु काल के। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी। माता पिता पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। काल के विषय में अभी तुरंत बताया गया है, इनका काल भारतेंदु काल है। रचनाओं के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा, निबंध भी लिखा, नाटक भी लिखा। इस तरह गद्य की विविध विधाओं में इन्होंने कलम चलाने का काम किया। शुरू करते हैं उपन्यास के विषय में। उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक के अंतर्गत हम देख रहे हैं पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षा सदन, चंद्रसेन, सीता बनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहन्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जनी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। निबंध में लगभग 1000 निबंधों का सृजन इन्होंने किया जो निबंध माला में संकलित है। इन्हीं के नाम से निबंध माला प्रकाशित है और उसी में संकलित है। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका का भी संपादन किया 1877 में। लगभग 33 वर्षों तक इन्होंने उस पत्रिका का संपादन किया और उस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। अब हम शुरू करते हैं पाठ का सारांश, बातचीत निबंध का सारांश। सबसे पहले इसमें समझना है कि इस पाठ में लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। नाम से यह स्पष्ट है कि बातचीत पाठ में लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जीवन में बातचीत का क्या महत्व है। भगवान ने मनुष्य को जितना सारा वरदान दिया है, उन सारे वरदानों में एक बड़ा महत्वपूर्ण वरदान वाक शक्ति है। वाक शक्ति के कारण हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। आज हम फल फूल रहे हैं। वाक शक्ति नहीं रहे तो वैसी स्थिति में मानव समाज गूंगा बन जाएगा, पूर्णतः जंगली बनकर उसे जीना पड़ेगा। इस तरह हमने जान लिया कि जीवन में वाक शक्ति का बड़ा महत्व है। अब हमें इस पर विचार करना है कि वाक शक्ति भावाव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। भावाव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, एक भाषण जिसको अंग्रेजी में स्पीच कहा जाता है और दूसरा बातचीत। ऊपर से देखने में तो दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में दोनों में बड़ा अंतर है। वाक शक्ति का यह जो दोनों रूप है वह अलग अलग दिशाओं को समेटता है। भाषण का आरंभ
लोग संबोधनवाची वाक्यों से शुरू करते हैं, शब्दों से शुरू करते हैं, जबकि बातचीत के लिए किसी प्रकार के संबोधन की ज़रूरत नहीं होती है। भाषण हमेशा एक विषय पर आधारित होता है, किसी न किसी विषय पर भाषण दिया जाता है, जबकि बातचीत के लिए विषय निर्धारित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बातचीत दो चार लोगों के बीच होती है, जबकि भाषण सैकड़ों, हजारों या कह लीजिए अनगिनत लोगों को के बीच दिया जा सकता है। इस तरह भाषण और बातचीत में आपने अंतर जान लिया। अब हमें देखना है कि बातचीत का जीवन में एक अलग रूप क्या महत्व है। बातचीत के माध्यम से हम एक दूसरे के मनोभाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। हम अपना दुख दर्द दूसरे को बताते हैं और दूसरा भी हमें अपना दुख दर्द बताता है। यह एक सामाजिक सरोकार का, सामाजिक संबंध का बड़ा भारी माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए जीवन में बातचीत का अपना ही एक विशिष्ट रूप है। बातचीत से व्यक्ति के रूप का पता चलता है, बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। बेन जॉनसन ने साफ तौर पर कहा कि बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार होता है, गुण दोष का पता चलता है। इस तरह हमारे जीवन में बातचीत का तो बड़ा महत्व है। और पाश्चात्य विद्वान एडिसन ने ही यह स्पष्ट किया कि सुंदरतम बातचीत दो लोगों के बीच ही होती है। वैसे तीसरे लोग भी आ जाएं तो बातचीत हो सकती है। तीसरे लोगों की बातचीत तो वास्तव में अंगूठी में नगीना की तरह है। चौथे लोग भी बातचीत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों लोगों की संख्या बढ़ेगी, बातचीत में औपचारिकता बढ़ती चली जाएगी और अंतर मन की आवाज़ दबती चली जाएगी। चौथे लोगों के आते ही राम रमौवल की स्थिति हो जाती है। इस तरह अधिकतम चार लोगों के बीच ही बातचीत हो सकती है। इससे अतिरिक्त होने पर बातचीत का रूप बिखर जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि बातचीत हर उम्र, पेशा, स्वभाव के आधार पर भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करती है। बातचीत का विषय अलग अलग होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में मोटे तौर पर हम यह विचार करें कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग सारगर्भित बातचीत करते हैं और 25 वर्ष से कम उम्र वाले लोग प्रायः दिल बहलाव की बातचीत करते हैं। मनोरंजन के लिए वे बात करते हैं। बातचीत अपने आप में एक बड़ी कला है। इसे को हमेशा समझना होगा कि यदि हमें बातचीत करने आ गया तो हमारे लिए वह बहुत ही सुखदायी है। बातचीत करने नहीं आया तो वैसी स्थिति में वह बातचीत हमारे लिए अभिशाप का भी काम कर सकती है। तो इस तरह बातचीत में हमें कला का उपयोग करना चाहिए। यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। बातचीत अपने आप में हुनर है, जिसको अंग्रेजी में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। आप हिंदी में इसे कवियों की, विद्वत कवियों की मंडली मान सकते हैं। इसे दूसरे शब्दों में सुहृद गोष्ठी मान सकते हैं। इसमें हमेशा एक दूसरे के सुख सुविधा, एक दूसरे के मान सम्मान, एक दूसरे के आनंद को ध्यान में रखकर बात की जाती है। बोलने वाला हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी बात से सामने वाले के मन पर कोई चोट तो नहीं आ रही है, उसे कहीं कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा है। वह हमेशा इस बात में लगा रहता है कि हम सत्य तो बोले लेकिन प्रिय बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात के आदर्श का अक्षरशः पालन किया जाता है। सुहृद गोष्ठी में यह
गोष्ठी अपने आप में बातचीत कला का सुंदरतम उदाहरण है। बातचीत का एक दूसरा रूप है जो शुष्क पंडितों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, इसमें शास्त्रार्थ की स्थिति आ जाती है। अभी तुरंत बताया गया है कि बातचीत की कला का सही ज्ञान नहीं है तो ये बातचीत हमारे लिए सिरदर्द बन सकती है, हमारे लिए अभिशाप बन सकती है। ऐसे ही शुष्क पंडितों की बातचीत होती है, वे हमेशा दूसरे की बात को काटने में लगे रहते हैं। ऐसे ही बात काटने वाले बातचीत को शास्त्रार्थ भी कहा जाता है। शास्त्रार्थ में एक विद्वान दूसरे विद्वान की बात को काटते हैं, तो कौवे की तरह काँव काँव करते हैं, और इस काँव काँव करने के क्रम में कभी कभी भयंकर विवाद हो जाता है। तो इस तरह हमें सुहृदय गोष्ठी वाली बातचीत को जीवन में अपनाना चाहिए। इसके आगे लेखक ने एक और तरह की बातचीत की बात की है, और वह बातचीत है अपने आप से बातचीत करना। सामान्य तौर पर बाहरी जो बातचीत है उस बातचीत के लिए फरीक की ज़रूरत होती है। फरीक मतलब एक दूसरे व्यक्ति, एक दूसरे साझेदार की ज़रूरत होती है। इसके लिए या तो हमें अपने किसी साझेदार के यहाँ जाना है, दोस्त के यहाँ जाना है, या कोई दोस्त या कोई साझेदार मेरे यहाँ आएगा, एक स्थान की भी ज़रूरत होगी। अब इस आने जाने के क्रम में कभी कभी परेशानी होती है। या तो मेरे यहाँ कोई आ गया असमय तो उसे समय हमें परेशानी होगी, या फिर मैं कहीं चला गया तो उन्हें परेशानी हो सकती है। इसीलिए सबसे सुंदरतम बातचीत लेखक के अनुसार अपने आप से बातचीत करना है। आत्मचिंतन के आधार पर, आत्मालाप के आधार पर हम जो बातचीत करेंगे वह सुंदरतम बातचीत होती है। उस बातचीत में एक तरफ हमें अपने दुर्गुणों को जानने, समझने, दूर करने का अवसर मिलता है, और दूसरी तरफ हम उसके माध्यम से सुंदर मनोरंजन का बंदोबस्त कर सकते हैं। हम एक तरफ आत्मचिंतन के आधार पर सोचें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपनी आत्मा से बात करें, अपनी आत्मा से पूछें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप से बतियाएं, अपने दुर्गुणों को दूर करें। दूसरी, जब मनोरंजन करने की बात होती है तो हमें जिस दृश्य को देखने का मन है, जिस व्यक्ति से बात करने का मन है, उसका दृश्य कल्पना के आधार पर मस्तिष्क में ले आवे, वो दृश्य हम देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। ये जिह्वा तो कतरनी के तरह होती है, कैंची के तरह होती है, दूसरे की बात को काटने में लगी रहती है, जिसके चलते सामने वाले को क्रोध आता है, या फिर दूसरे यदि कुछ बोलते हैं तो हमें भी क्रोध आ जाता है। तो ये जिह्वा कतरनी का काम करती है जो क्रोध को जगाती है, और फिर क्रोध के कारण भयंकर विवाद होता रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी जिह्वा को नियंत्रित करना है। जो व्यक्ति जिह्वा को नियंत्रित कर लिया, अर्थात अपनी भाषा को नियंत्रित कर लिया, वह व्यक्ति इस संसार में असंभव को भी हमेशा संभव बनाकर जिएगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। वह व्यक्ति क्रोध आदि शत्रुओं पर सहज ही काबू पा लेगा। इस तरह लेखक ने अंत में बातचीत के माध्यम से एक बड़ी बात कह दी है कि हमें दूसरों से बातचीत करने के बदले अपने आप से बात करना चाहिए। अपने आप से जो बात करेगा वह व्यक्ति जीवन में पूर्णतः सफल होगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका जीवन सार्थक बन जाएगा। वह इस नश्वर संसार में शाश्वत जीवन जी लेगा, उसे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरों से बातचीत करने के क्रम में हम कभी कभी विवाद में फंस जाते हैं। हाँ, यदि दूसरों से बातचीत करने की ऐसी कोई मजबूरी ही हो जाए तो वैसी स्थिति में हमेशा सुंदर शिष्ट शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
इस जिह्वा को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये जिह्वा बेकाबू होते ही क्रोध को जगाने लगती है, शत्रु पैदा करने का काम करती है। इस तरह यह पाठ पूरा हो गया। अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण पंक्तियों पर विचार करें। अर्थलेखन, जिसको व्याख्या के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में व्याख्या भी पूछा जाता है, इसको अर्थलेखन के रूप में मानकर चलिए। इसमें पहला है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने एक बड़ी बात कह दी है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति यानी मन की जो बात है, वह हमें हर पल हर क्षण एक नए नए दृश्य को सामने लाकर रख देती है। जो हम चाहेंगे वो चीज़ तुरंत मेरे मस्तिष्क में नाचने लगती है, उसका हम आनंद ले सकते हैं। यह अपने आप में प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। हम उसमें संसार के प्रपंच को समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि यह कैसे दृश्य हमें धोखा देता है। इसमें यह स्पष्ट कर लेना है कि ज्ञान के आधार पर व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान करता है, और अच्छे बुरे की पहचान के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। यदि हम आत्मचिंतन नहीं करें तो धोखे में पड़कर हम दूसरे का शिकार बन जाएंगे। इसीलिए इस प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें जैसी सूरत चाहें आप देख सकते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं, मन में जो बात आएगी, कल्पना कर लें कि हम अमुक जगह घूम रहे हैं, वो दृश्य तुरंत आपके मस्तिष्क में नाचने लगेगा, उसका आनंद आप उठा सकते हैं। इस तरह प्रस्तुत विचारखंड के माध्यम से लेखक ने भीतरी मनोवृत्ति अर्थात आत्मचिंतन के आधार पर व्यक्ति को मनोरंजन का उपदेश दिया है कि आप यदि मनोरंजन ही प्राप्त करना चाहते हैं तो बैठकर कल्पना के आधार पर मन में सोचिए, दृश्य लाइए। वह दृश्य, वह सोच आपको सुख चैन सकून देने का काम करेगी। अब दूसरा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। अब इसमें आप देखें, प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस तरह लिखना है, लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने जीवन में बातचीत या बोली के महत्व पर प्रकाश डाला है। लिखने का ढंग यही है। जीवन में बातचीत का बड़ा महत्व है। बोलने के बाद ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। कोयल और काक दोनों ही काले रंग के होते हैं, लेकिन बोलने के बाद पता चल जाता है कि कौन काक है, कौन कोयल है। कोयल हमेशा मीठा बोलती है और काक हमेशा कड़वा बोलता है। इस तरह रूप रंग से समान रहने के बाद भी बोली के आधार पर व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान बनाता है। इस तरह बोलने के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। ऐसी स्थिति में हमें हमेशा अपनी भाषा को संभाल कर रखना चाहिए। भाषा हमारे व्यक्तित्व का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम कोयल बनने के बदले काक बनते चले जाएंगे। कबीरदास ने और फिर दूसरे कवियों ने भी मधुर मीठी वाणी के प्रयोग पर बराबर जोर देने का काम किया है। साफ तौर पर कहा है कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे अपने भी सुख शांति मिले
और दूसरे को भी सुख शांति मिलनी चाहिए। इस तरह आप इस व्याख्या के माध्यम से भाषा के महत्व को स्पष्ट कर लिए। बेन जॉनसन ने भी यही स्पष्ट करते हैं कि बोलने से ही व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार होता है, उसके गुण दोष का पता चलता है। इस तरह आज के वीडियो में आपने यह देख लिया कि इसका सारांश कैसा है और दो महत्वपूर्ण व्याख्या पंक्तियों की व्याख्या भी कर दी गई है। धन्यवाद।